तो जैसे मैथ्यू जी ने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम अमित है, अमित नाफड़े, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कृषि विकास और ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम में ही है पहले दो वर्ड कृषि विकास, तो हम कृषि के लिए काम करते हैं, हम रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। कृषि विकास बुल्ढाना के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था, जो एक पहले फार्मर ग्रुप था। 1991 में कुछ किसानों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ फार्मर ग्रुप प्रमोट किया था। फिर ये फार्मर ग्रुप धीरे धीरे अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ बाकी किसानों के साथ भी काम करने लगा, और ग्रो होते 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 हुए अभी कृषि विकास देश के कुछ राज्यों में काम कर रहा है। लगभग 1 लाख से ज्यादा परिवारों के साथ हम काम कर रहे हैं। लगभग 250 लोगों की हमारी टीम है, और ये 250 में से वी कैन से अराउंड 75 to 80% जो हमारे टीम मेंबर्स है वो हम कह सकते हैं कि बिलो 35 है। एकदम यूथ तो नहीं कह सकते, लेकिन बिलो 35। ठीक है, तो यूथ का डेफिनेशन आज सुबह से हो रहा है, काफी चीजें भी डिस्कस हुई। नेक्स्ट, तो मैं अपने कुछ विचार यहाँ पे रखना चाहूंगा एग्रीकल्चर के बारे में। ये थॉट से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, जो एक थॉट विचार करने पे मजबूर कर देता है ऐसे लोगों को जिनको एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा पता नहीं है, या जिन्होंने आज तक एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट किया है। ठीक है, तो कोविड ने भी ये प्रूव कर दिया कि एग्रीकल्चर के बिना दुनिया नहीं चलेगी। सब रुक सकता है, एग्रीकल्चर नहीं रुक सकता। तो इसलिए हमारे सारे किसान भाई हैं, जो किसानों के साथ काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने कोविड टाइम्स में भी काफी परेशानी लेके, बिना काफी बड़ा रिस्क लेके काम किया, और तभी हम सब लोगों को, मतलब हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए हमारी हेल्थ सिस्टम का और एग्रीकल्चर सिस्टम का, कि जिसके वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं और ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट, सो यू नीड अ फार्मर 3 times a day। इसको हम कोई अवॉइड नहीं कर सकते। आपका कुछ फास्ट वगैरह भी है तो भी कुछ ना कुछ तो लगेगा। ठीक है, ये है एग्रीकल्चर इन इंडिया। अगर वैसे देखा जाए तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अभी इंडियन इकोनॉमी में 15% है। ये काफी सालों से कम होते जा रहा है, क्योंकि हमारे बाकी सेक्टर्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है या सर्विस सेक्टर्स है, दे आर ग्रोइंग। तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होते जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो आज भी इंडिया में प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अगर कुछ कोई है तो वो एग्रीकल्चर है। आज भी लगभग 65 to 70% पॉपुलेशन जो है वो किसी ना किसी तरह से एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है फॉर देयर लाइवलीहुड। तो दैट इज व्हाई एग्रीकल्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंस इन इंडिया। और वहां पे अगर हम देखा जाए तो 86% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है, लेकिन उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो अराउंड 47% ही है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जो हम बात करते हैं हमेशा, वो एग्रीकल्चर में भी है। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो इंडिया अगर देखा जाए तो वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, हम लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं, और हम काफी बड़ा इंपोर्ट भी करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट जो है, एग्रीकल्चर कमोडिटी का एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपोर्ट, वो काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। और एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर हम देखें, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की वैल्यू देखिए 2.5 लाख करोड़, ये हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की वैल्यू, काफी बड़ी वैल्यू है। और अगर देखें तो मिल्क में भी हमारा जो प्रोडक्शन है, सो वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। इसके साथ साथ वी आर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेनी कमोडिटीज व्हिच आई हैव मेंशन। उसमें व्हीट है, शुगरकेन है, कॉटन है, राइस है, ग्राउंडनट्स है, वेजिटेबल्स है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर, भारत का जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अभी जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ये सब होते हुए भी एग्रीकल्चर में काफी सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में अभी भी अच्छा सीड नहीं मिलता है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स नहीं मिलता है, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में दोनों जगह पे किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है।
उनको क्वालिटी इनपुट नहीं मिलते हैं, अच्छे रेट पे नहीं मिलते हैं, या फिर जब वो माल बेचते हैं तो उसके लिए अच्छा रेट नहीं मिलता। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है वो थोड़ा सा देखिए कि आप जब मार्केट में जाते हो और कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी खरीदते हो तो उसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं, और वही थोड़ा सा सर्च करके देखिए कि आज उस चीज के लिए फार्मर को कितना मिलता है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि एक्सप्लॉयटेशन वैल्यू चेन में जो मैं कह रहा हूं वो क्या है। और अगर बाकी स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग के बारे में हमने देखा, क्रेडिट के आज भी इशू है, सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्रेडिट आसानी से नहीं मिल रहा है। टेक्नोलॉजीज के इशू है, काफी टेक कंपनीज अभी आगे आ रही हैं, लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजीज नहीं पहुंच पा रही हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, कलेक्टिवाइजेशन नहीं है, एग्रीगेशन नहीं है, इसके ऊपर काफी काम होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूथ इंटरेस्टेड नहीं। नेक्स्ट, तो कैसे होगा अगर कोई खेती नहीं करेगा तो क्या खाए? कुछ और हो सकता है ऑप्शन, टैबलेट्स। हाँ, टैबलेट्स बनानी पड़ेगी। सो व्हाई यूथ आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर? देखिए, यूथ एग्रीकल्चर में नहीं जा रहा है और जो किसान काम कर रहे हैं ना उनकी एज बढ़ती जा रही है। तो अगर यूथ नहीं आएगा तो हाँ, यही सिचुएशन आने वाली है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आने वाली है। तो इसलिए हमें यूथ जरूरी है। हमें यूथ इसलिए जरूरी है कि जो एग्रीकल्चर का सिनेरियो हम देख रहे थे, जिस तरह विश्व के लिए हम इंपॉर्टेंट है, जिस तरह किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसी समय एग्रीकल्चर में इनोवेशंस लाने के लिए, नई नई आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए हमें यूथ की जरूरत है, क्योंकि अभी जो ओल्ड फार्मर है वो ये नहीं कर पाएगा। आइडिया लाना, कुछ इनोवेट करना, टेस्ट करना, कुछ अच्छी चीजें करना, इन सारी चीजों के लिए हमें वहां पे यूथ की जरूरत है। नए नए एवेन्यूज हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट की जहां बात है तो ऑब्वियसली इंडिया में भले ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा है, लेकिन आज भी हम सारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जहां पे हम काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, दे भी रहे हैं, कई दशकों से दे रहे हैं, कई मतलब दशकों से क्या, हम तो सैकड़ों सालों से दे रहे हैं। लेकिन यूथ का इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कोई अच्छे लोग काम करेंगे तो सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को वो रोजगार देंगे और रोजगार की समस्या से हम निपट पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, सुबह से भी कुछ बार डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हुई है, तो वो सब सोचते हुए ये जरूरी है कि इंपॉर्टेंट यूथ का यहाँ पे आना। काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये हाईलाइट किया है, एक्नॉलेज किया है, और 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें से 12 सस्टेनेबल गोल्स ऐसे हैं जहां पे यूथ कंट्रीब्यूट कर। तो ये बहुत सारी चीजें अगर हम देखते हैं, बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस की, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज हम कह रहे हैं कि हमारा देश ऐसा है कि जहां हम अच्छा फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम फूड सफिशिएंट, लेकिन आज भी अराउंड 190 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अभी भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी यूथ का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, तभी ये जो बाकी समस्याएं हैं ये भी हम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, अभी यूथ एग्रीकल्चर में आना जरूरी तो है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेटस देने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है। ये थोड़ा सा एक इमेज देखिए, ये नेशनल यूथ कन्वेंशन 2016 का एक सोर्स, एक रिपोर्ट है, वहां से ये ली हुई इमेज है। एक सिंपल सवाल है, वुड यू क्विट फार्मिंग इफ यू गेट एम्प्लॉयड इन द सिटी? रिजल्ट है 62% आर सेइंग यस, 13% आर सेइंग डोंट नो, मतलब वो भी झुक रहे हो, और जो रिमेनिंग 26% है शायद वो कह रहा है हाँ नहीं हम यही करेंगे। उसमें से कुछ विलिंग है, कुछ अनविलिंगली कह रहे हैं कि नहीं हम जा नहीं पाएंगे यार, मेरे माँ बाप हैं, कुछ लाइबिलिटीज है, तो हम गांव नहीं छोड़ पाएंगे। या फिर कुछ, जैसे अभी कुछ समय पहले किसी ने कहा कि कुछ यूथ ऐसे भी है कि नहीं यार वहां नहीं जाना है, अच्छा है जो चल रहा है अपने गांव में आराम से करते हैं। लेकिन दिस इज समथिंग एवरीवन हैज टू थिंक अबाउट कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, बाकी चीजों पे मुझे लगता है काफी अच्छा डिस्कशन हो गया है, लेकिन एक मैं चीज हाईलाइट करना चाहूंगा
55% of youth is engaged in agriculture. Only 5%. Only 5%. ये बहुत ही चैलेंज है, ये स्टेटस है। नेक्स्ट, अभी आगे चलते हैं। ये 3 सवाल आप खुद को पूछिए। Do we really care and support farmers? ठीक है। दूसरा एक सवाल है, Do we really respect the occupation of farming? ये जब तक नहीं होगा तब तक यूथ नहीं आएगा। और तीसरा सवाल, यहाँ पे कितने लोग अगले 4-5 सालों में शादी करने की सोच रहे हैं? कोई नहीं करने वाला? थोड़ा हाथ ऊपर उठाइए ना। अरे कोई नहीं करने वाला शादी? 1 2 3 4 5 और 6 7। ओके, फिर यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो अगले 4-5 सालों में अपनी बहन की, बेटी की, किसी रिलेटिव की शादी के बारे में सोच रहे हैं? थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आप सबके लिए मेरा आखिरी सवाल, क्या आप चाहेंगे कि आपकी सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ फार्मर्स होना चाहिए? हाँ? 1 2, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल से नो। अरे आप तो यहाँ पे गिन चुन के सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के लोग आके बैठे हुए हो। तो गांव में क्या सिचुएशन होगा, तो शहरों में क्या सिचुएशन होगा। तो मुझे लगता है ये जो सवाल है ना, ये सवाल पहले तो वो युवा को जो है वो एग्रीकल्चर से दूर ले जाने के लिए, ये सवाल का जवाब जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक युवा नहीं आएगा। अभी इसमें से थोड़ा और आगे चलते हैं। ये सवाल युवा को बाद में सताता है, उससे पहले किसको सताता है? पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स उसको बचपन से सिखाते हैं कि भैया तू बेटा किसानी करेगा ना तो शादी नहीं होगी। लड़की को भी सिखाते हैं बेटा तू पढ़ेगी लिखेगी नहीं ना तो खेत में ही जाना पड़ेगा। तो ये जो ओरिएंटेशन हो रहा है ना बचपन से, ये ओरिएंटेशन इस तरह से होगा तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई यूथ आगे चल के एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करेगा? तो हमें काम अगर करना है, जो पहले लोगों ने भी बोला, पेरेंट्स की साइकोलॉजी पे करना। और पेरेंट्स तो अपने बच्चों के लिए भला ही चाहेंगे ना। अगर किसी बच्चे को आईटी में जॉब लगता है तो कोई पेरेंट कहेगा क्या नहीं बेटा मत जा, कहेगा जा एंजॉय कर अपनी लाइफ, हमें भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। ठीक है, तो वो सिचुएशन एग्रीकल्चर में आने के लिए नेक्स्ट ये है चैलेंजेस इन एंगेजिंग यूथ। ठीक है, एग्रीकल्चर काफी रिस्की है इकोनॉमिकली और लेबर इंटेंसिव भी है। लैंड फ्रैगमेंटेड हो रही है और ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं लैंड के, उसके वजह से काफी चैलेंजिंग हो गया है कि वहां से कुछ अच्छा इनकम मिलना। और जो चीजें अभी भी हुई कि डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता, तो फिर वो ओनरशिप कैसे डेवलप होगी? ये सारे चैलेंजेस मुझे लगता है यूनिवर्सल है, जो अलग-अलग सेक्टर के लिए भी लागू होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, लुक्रेटिव करियर ऑप्शंस फैमिलीज को, उनको, सोसाइटी को, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर में। या बाकी भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि वो सोशल इमेज ऑफ एग्रीकल्चर जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज अभी तक पहुंची नहीं है, या ओवरऑल रिसोर्सेज जो है और रूरल एरिया में जो फैसिलिटीज है वो एज कंपेयर टू अर्बन एरिया वहां पे नहीं है, गांव में नहीं है। इसलिए कोई भी चाहता है, मुझे पता है मैंने अपना ऑफिस जो है एक गांव से लेके एक तहसील प्लेस पे शिफ्ट किया आज से 7-8-10 साल पहले। क्यों शिफ्ट किया? वहां पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। और 10 साल पहले, 12-15 साल पहले सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि विदाउट इंटरनेट तो ऑफिस चलेगा ही नहीं। आप ऐसी सिचुएशन 10-12 साल पहले जब लोग ईमेल पे काम करना शुरू किए तब हो गई थी। तो नेटवर्क जहां पे है, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट, वहीं पे जाना जरूरी था। तो ये इसलिए थोड़ा सा वो मूवमेंट हमें भी करना पड़ा। तो ये एस्पिरेशन अटेनमेंट गैप जो है उसके वजह से भी ये सब है। नेक्स्ट, तो ये चैलेंजेस हैं और ये अपॉर्चुनिटीज है। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि स्काई इज द लिमिट। अभी मैं थोड़ा सा आपको दूसरी साइड बताता हूं।
आज सुबह मैं एक कॉलेज में गया था, वो कॉलेज है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। बहुत अच्छा फीस देके बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते हैं, और अभी जितने अच्छे कॉलेजेस हैं एमबीएस के, उसमें से काफी सारे कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने या तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट शुरू कर दिया है या शुरू कर रहे हैं। क्यों लोग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं? क्यों? एनी गेस? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कुछ एड स्टार्टअप, ये स्टार्टअप के लिए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत पैसा है उसमें, ठीक है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत पैसा। मैं किसानों की एक्सप्लॉयटेशन की बात से मैंने शुरू किया था, तो ये एक्सप्लॉयटेशन वाला पैसा कहाँ जा रहा है? वो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जा रहा है। किसान छोड़ के सब अमीर, किसान छोड़ के सब अमीर है। तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को लाखों रुपए लोग फीस दे रहे हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं जहाँ पे यूथ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होके बाहर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में काफी लोगों को जॉब की परेशानी होगी, आज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को जॉब की बिल्कुल परेशानी नहीं। वो हमारा जमाई नहीं, we are running different organization, और जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं उनको पता है कि हमें अच्छे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट मिलते ही नहीं है। बैंकिंग सेक्टर को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट चाहिए, एवरी सेक्टर, एनजीओ को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, सभी को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट चाहिए। लेकिन वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ये सारे सेक्टर देख रहा है, किसानी में जाने की नहीं सोच रहा है। टेक्नोलॉजीज कंपनीज को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट चाहिए, तो वो तो यूथ ही है ना। तो वो जो चीजें हैं, तो अपॉर्चुनिटीज है वहां पे, जो अपॉर्चुनिटीज है वो अपॉर्चुनिटीज ये सारी है। इनपुट सेक्टर है, वैल्यू एडिशन है, प्रोसेसिंग है, डिमांड सप्लाई है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है, डेवलपमेंट प्रोफेशन है, एक्सटेंशन सर्विसेज है, क्रेडिट मार्केट लिंकेज है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, लिस्ट इज अनएंडिंग। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ये हमें यूथ तक ले जानी चाहिए। अगर हम ये यूथ तक ले जाएंगे, अगर हम ये अपॉर्चुनिटी पेरेंट्स तक लेके जाएंगे, तो हम धीरे धीरे उनको कन्विंस कर सकते हैं और यूथ का एग्रीकल्चर में जो पार्टिसिपेशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं। और इसमें अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया है, प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अगले 2-3 सालों में भारत के हर तहसील में, हर ब्लॉक में मिनिमम एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगा। और लोग कितने बनाएंगे मुझे पता नहीं। आज महाराष्ट्र का स्टेटस ऐसा है कि मुझे लगता है महाराष्ट्र में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बन चुके हैं, 10,000, और धीरे धीरे बाकी स्टेट्स में भी ये बढ़ रहा है। तो ये एफपीओस के माध्यम से जो फार्मर और कंज्यूमर के बीच के लोग हैं, ये फार्मर और कंज्यूमर के बीच के लोग कम करने की कोशिश हो रही है। और यहां पे यूथ को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन एफपीओस के साथ काम करने की। यहां पे बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, यहां पे बहुत बड़ी स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटीज है, यहां पे बहुत बड़ी एज ए एम्प्लॉयर इमर्ज होने की अपॉर्चुनिटीज है। तो ये एफपीओ सेक्टर के साथ जो गवर्नमेंट भी अलग अलग स्कीम लेके आया है या सपोर्ट करने के लिए तैयार है, मुझे लगता है कि यूथ के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम में जो बदलाव हो रहे हैं वो बहुत बड़ी एक पॉजिटिव चेंज यूथ के लिए है। और हम सब लोग अगर कोशिश करेंगे तो हम यूथ को बिल्कुल एग्रीकल्चर की तरफ आकर्षित कर पाएंगे और आकर्षित करके उनका पार्टिसिपेशन ले पाएंगे। तो ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे हमें क्या अपेक्षा है? तो वो पुअर इमेज ऑफ एग्रीकल्चर शुरू से धीरे धीरे वो कन्विंस होंगे तो वो क्रिएट हो गई। गवर्नमेंट के बारे में जो हमने समस्याएं जानी है, वो समस्याएं के बारे में हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट भी उस पर काम करे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज का जो गैप है बिटवीन अर्बन एंड रूरल इंडिया, वो ब्रिज करना पड़ेगा। तो वहां भी फैसिलिटीज मिलेगी तो ऑब्वियसली यूथ वहां पे रिटेन होगा। एस्पिरेशंस मैपिंग करना पड़ेगा। स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हैं स्किलिंग के बारे में, लेकिन अच्छा स्किलिंग जरूरी है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में बदलाव हम नहीं ला पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एक अच्छा मैकेनिज्म सेटअप करना पड़ेगा, नेसेसरी फाइनेंशियल गाइडेंस एंड सपोर्ट
यूथ को प्रोवाइड करने के लिए इस सारे सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए, और आइडिएशन इनोवेशन इन एग्रीकल्चर प्रमोट करना होगा। साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में जो मैं बता रहा था अभी कि उनको भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा उसमें। क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव इकोसिस्टम फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा रोल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्ले कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर इज अ लेस क्यूरेटिव करियर ऑप्शन से एग्रीकल्चर इज अ गुड करियर ऑप्शन, इस पे वो अच्छा काम कर सकते हैं। वो ऑलरेडी सेक्टर में अभी अडॉप्ट कर लिया है। एजुकेट पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स एंड प्रमोट आइडिएशन इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। तो हमारे जो अलग-अलग स्टेक होल्डर्स हैं वो अगर अच्छी तरह से रोल प्ले करेंगे, वी आर आल्सो स्टेक होल्डर एज अ सोसाइटी, तो हमें अच्छा रोल प्ले करेंगे तो मुझे लगता है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यूथ को हम क्रिएट कर पाएंगे। और ये जो सपना है कि यूथ एग्रीकल्चर में आए, ये पूरा हो पाएगा। So this is another quote by Dr. M.S. Swaminathan. I think it is self-explanatory. The youth can be attracted to and retain in farming only if it becomes economically rewarding and intellectually satisfying. पैसा भी मिलना चाहिए और इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए, जो यूथ के लिए जरूरी है। इसके अलावा वो एग्रीकल्चर की तरफ नहीं जाएगा, और इन चीजों के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। भले ही हम डायरेक्ट एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हैं या नहीं है, लेकिन खाना तो खा ही रहे ना, तो हम सबको काम करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। I'll start with a question. Sure. I don't know, the craze for the higher education is the reason that youth are not getting into farming. So the more youth get educated, then the higher alienation from the farming. Why I say, when I look into my generation and those previous generation, more and more people used to get in farming because their education was less. They used to pass 10th and then there is no other option. This education, but I'm coming to again the education, which I just want to also, when we come to education, we could negate. What happened was, today the education is creating clerks and now the employees model. Education is not very broad-based process. It create you get an employment. You create, and why it was also, it has a historical reason with Britishers. They created an education system which they will offer a job rather than thinking. Now, let's go a little more beyond. Let's go beyond 500 years before, or even 5,000 years ago. That time India was rich. India was richer than today because 24% of the world GDP was in India, and Greece and Chinese and Middle East used to come to India because the same way today the Indians are going to Dubai and Western countries because there is money available. That time people used to come to India because India was rich because the resources are there. But the Britishers came and created an education which is creating job opportunities. And today that is the result today. That entire entrepreneurial culture was gone and become a job-oriented culture. Coming back to again. Second, for me, the oldest entrepreneur and the best entrepreneur are farmers. Now, that farmers को entrepreneur को क्यों नहीं दिख रहा है? Because why I say business का मतलब क्या है? 100 रुपया डालना, 1000 रुपया लेना। एक बिजनेस एक फार्मर क्या करता है, एक बीज लगाना, 100 बीज लेना, उसमें कुछ फर्क नहीं है, लेकिन उसको एक प्रकार का एंटरप्रेन्योरियल जब आ रहा है, आप एफपीओ मॉडल में आप पुश कर रहे हैं, आई थिंक देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट टू पुश द यूथ पॉपुलेशन, showing this economic rewarding and intellectual satisfying, and with innovations and everything. And but my question comes to, is education is the reason that we are more alienated from farming? But actually in education, I was now discussing 2 minutes back,
youth are in line for getting the admission to agribusiness management. Youth are in line to getting the admission for agriculture graduation course. So we have good education in agriculture available. But that is also one reason कि education के बाद उनको लगता है कि I am now graduated, postgraduate student and I can have many job opportunities available and why should again I go to the farming. और गांव में कुछ साल एक थोड़ा सा 40-50 साल पहले या 30 साल पहले हम अगर जाते हैं तो थोड़ा सा एक स्टेटस का जो इशू है ना, मतलब मराठी में एक कहावत है, ठीक है, कि उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी, ठीक है. सो सबसे बढ़िया क्या है तो वो था एग्रीकल्चर. फिर जो मिडिल लेवल प्रोफेशन है वो है व्यापार, और जो बिल्कुल एकदम लोअर लेवल है वो है जॉब. तो ये पहले कहते थे. फिर बाद में क्या हुआ, आप एजुकेट हो गए, आपको थोड़ा सा सैलरी वगैरह मिल रहा है, आपको थोड़ा सा सूट वूट ये सब हो रहा है, तो गांव में एक स्टेटस लगने लगा लोगों को. तो फिर वो अर्बन एरिया की तरफ जाने लगे. फिर एक टाइम ऐसा भी था कि लोग जो है वो 5-10 हजार 2,000 शायद उस वक्त 5-10 हजार भी नहीं, 1,000-2,000 ही कमा रहे थे. लेकिन वो गांव में जब आता था वो शायद किसान से काफी कम कमाता था, लेकिन वो सूट बूट में आता था, अच्छी तरह से गोगल वोगल पहन के आता था, कभी कभी गाड़ी ले लेता, साइकिल ले लेता था. तो उसके वजह से एक अट्रैक्शन क्रिएट हो गया अर्बन एरिया की तरफ और अर्बन लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ. और उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये सारा शिफ्ट धीरे धीरे वो एजुकेशन के साथ ये सारी भी चीजें आई जो गांव में लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा था, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फैसिलिटीज नहीं थी, और ये सब बदलते गए. लेकिन अभी गांव भी काफी हद तक इंप्रूव हो गए, गांव में भी काफी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, और 2 सालों से तो आईटी के लोग भी गांव में जाके काम कर रहे हैं. एक्चुअली सर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर में खुद काम करना है वो डिफरेंट थिंग. इसलिए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किया तो ऐसा नहीं कि वो एग्रीकल्चर में जाके काम करेगा. और मेरा सिर्फ आपके ओपिनियन मुझे जानना है कि अभी बहुत सारे जो स्टार्टअप है एग्रीकल्चर में वो IIT IIM के जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है एग्रीकल्चर का, पर वो बहुत सारे स्टार्टअप है जो इंडिया में एग्रीकल्चर रिलेटेड वो स्टार्ट कर रहे हैं. पर अभी इशू क्या है कि मतलब बहुत सारे युवा क्यों नहीं जाता कि MSP और स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है. तो ये जो काम कर रहे हैं वो इस पे कर रहे हैं कि मतलब वहां पे प्राइस स्टेबल करके टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम प्राइस स्टेबिलिटी का एक एक्सपेरिमेंट करके उनके हाथ में पैसे किस प्रकार से दिए जाए फार्मर से. तो ऐसा आपको लगता है क्या कि प्राइस स्टेबिलिटी, मार्केट कम्युनिटी उसको छोड़ के अभी उसके बियॉन्ड जाके डायरेक्ट एज अ फार्मर ने बिजनेसमैन होके हर इंडिविजुअली इस प्रकार से अभी एग्रीकल्चर को शिफ्ट करना चाहिए? नहीं हो पाएगा मुझे. हर फार्मर बिजनेसमैन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो करोड़ों फार्मर्स के लिए हम डेवलप नहीं कर पाएंगे. उसका हम सोच बदल सकते हैं, हर फार्मर का सोच बदल सकते हैं, और उन फार्मर में से ही कुछ लीडर्स जिनके पास स्किल है वो अगर सामने आएंगे और बिजनेस का जो पूरा वैल्यू चेन है उसमें काम करने लगेंगे तो एवरीवन विल गेट बेनिफिट. उसमें उनकी खुद की मेंटेलिटी होना जरूरी है कि जो बेनिफिट्स यहाँ से आएंगे वो हम सारे लोगों की तरफ पास ऑन करेंगे. FPOs में भी यही होगा. अगर FPOs कुछ अच्छा काम करेंगे तो बेनिफिट पास ऑन होंगे, FPOs अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, 4-2 लोगों के जेब में वो बेनिफिट जाएंगे. और ये जो आप रेट्स की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आज अगर आप देखो तो किसान एक ऐसा बंदा है जो अपने कमोडिटी का रेट खुद नहीं तय कर रहा. बाकी आप कोई भी चीज देख लो, मैन्युफैक्चरर तय कर रहा है या सेलर तय कर रहा है. Absolutely, that's the issue. कुलदीप, मैं आपके पास आऊंगा. मुझे ये इश्यू थोड़ा डिस्कस करने का गरज है. आप देखिए, whether supply is more, the Maruti car का cost is same, and supply less also, the car का cost is same. Let us look at the farmers issue. If they produce more tomato, the price goes down. If they produce less tomato, the price goes up, but that they don't get that price. And imagine calamity के वजह से, फ्लड के वजह से पूरा गया और उनको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलता नहीं. So इसलिए मैं मनोज जो बोल रहा है, क्या can we have, whether you have larger tomato or a large production or a come production, they should get the eligible rate, and which is available in all commodity, whether it's a bike, whether it's a house or whether it is a chair. Because ज़्यादा प्रोड्यूस करके चेयर का रेट कम होता नहीं, वही रेट पे 500 रुपए में लेना पड़ता है.
Okay, ये तो I mean क्यों farmers को ये injustice because the middle people can take money out of it. So probably maybe some kind of some way making product available, through a system and where the price fixing is also very important. But this is my suggestion we can give. But two people have lifted their hands. Okay. जो मनोज ने पूछा है सवाल वही मेरा था बहुत सा सवाल कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल कोर्सेज दो चीजें अलग है। मैं खुद के साथ काम कर रहा हूँ, बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में हूँ, मैं भी वहीं से हूँ। तो मुझे लगता नहीं चीजें इतने आसान है बिकॉज देयर आर स्ट्रक्चरल इश्यूज लाइक लैंड इरिगेशन, ये इसको हम नहीं कुछ कर सकते। जो अर्बन की तरफ लोग आ रहे हैं ये पुश फैक्टर है, इट्स नॉट पुल फैक्टर बहुत कम है। पुश ऐसा हो रहा है कि एग्रीकल्चर डिग्रेडेशन है जिसको ना कोई गवर्नमेंट समझ पा रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इशू हो चुका है अब जो बियॉन्ड देयर कैपेसिटी आई थिंक। और इससे बहुत समय लगेगा धीरे धीरे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मेरे हिसाब से फेल हो चुका है इंडिया में, जो मैं देख रहा हूँ। मुझे लगता है जो एक बहुत ही एक रोमांटिक आइडिया क्रिएट की गई है कि बहुत ही बढ़िया सा है, खेतों में जाएंगे हम काम करेंगे। सिचुएशन ऐसी नहीं है। और लेबर का जो आपने बताया वो भी एक इशू है। मशीन अगर हम लाना चाहें तो पैसे नहीं है लाने के लिए, मुद्रा में से लोन नहीं मिलता है। फिर हम क्या करेंगे? फिर कोई रास्ता बचता नहीं, हम सिटीज में आ जाते हैं। ये जो मॉडल डेवलप हो गया है, इनफॉर्मल इकोनॉमी का एस्टैब्लिश हो गया है, ये इतना आसानी से नहीं होगा। हमने कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन जो इकोनॉमिकल रिवॉर्डिंग सिचुएशन होनी चाहिए वो कैसे लाएंगे इसका जवाब मुझे लगता है इजीली नहीं मिलेगा। इसे बहुत लेवल पे काम करना पड़ेगा। कोर्सेज करके हम फिर से कमोडिटीज क्रिएट करेंगे। फार्मर के जो बेसिक इश्यूज है और यूथ उसमें आएगा, क्यों आएगा? ये जो क्वेश्चन है इसको मुझे लगता है और गहराई से हमें सोचना पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है। और वो जो क्वेश्चन है उसका वही मुझे ऐड करना था उसमें। यू आर वेरी मच करेक्ट। आज सुबह मैं जनार्दन जी से बात कर रहा था, ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप का क्या हुआ, ऐसा सवाल उन्होंने मुझे पूछा, ठीक है। तो आई थिंक 2-3 इयर्स बैक गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड सम पॉलिसी कि एक डिस्ट्रिक्ट में हम एक क्रॉप को प्रमोट करेंगे। तो आई सेड कि फेल हो गया। अभी गवर्नमेंट ने failed as miserably. राइट, तो अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप जाने दो। अभी जो भी है क्रॉप अच्छा होगा वो फ्रूट में ले लो। इवन पीएमएफएमई इज अ स्कीम जो गवर्नमेंट काफी पुश कर रहा है। उसमें पहले कह रहे थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप ले लो, अभी कह रहा है कौन सा भी क्रॉप ले। क्यों फेल हुआ? मेरे डिस्ट्रिक्ट में गोवा लेते हैं, ठीक है, गोवा का एरिया कितना है, फार्मर्स कितने हैं, बहुत ही लिमिटेड है। मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है, मेरा डिस्ट्रिक्ट स्प्रेड है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर्स में एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे पानी ही पानी है, दूसरा पार्ट ऐसा है जहाँ पीने को भी पानी नहीं। तो हाउ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कैन वर्क इन इंडिया? काफी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास। तो आप जैसा कह रहे हैं कि ऐसा यूनिवर्सल सॉल्यूशन और वन साइज फिट फॉर ऑल ऐसा एग्रीकल्चर में हो गई। और अभी हमारे पास बहुत ही कम समय है इस विषय पे। इस पे तो हम 8 दिन भी डिबेट करेंगे तो एक आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज जो होगी वो स्ट्रेटेजीज एरिया वाइज स्ट्रेटेजीज हमें लगानी पड़ेगी। लेकिन ये स्ट्रेटेजीज लगाने के लिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए आज आप 50 साल के आदमी को कहोगे कि आप ड्रोन स्प्रेइंग करो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे पता है अगले 2 सालों में लाखों युवा ड्रोन स्प्रेइंग करते दिखेंगे। आप लाखों युवा ड्रोन स्प्रेइंग करते दिखेंगे, क्योंकि ड्रोन स्प्रे करना उसको यार मजा आता है ना गेम खेलने में। और ड्रोन स्प्रेइंग से उसको पैसा अगर मिलेगा और किसानों की समस्या है स्प्रेइंग आज, तो सॉल्यूशन मिल रहा है, युवा का एंगेजमेंट मिल रहा है टेक्नोलॉजी के साथ, किसानों की समस्या दूर हो रही है। इस तरह से जो आपका सवाल है मनोज, और जो मैथ्यू जी ने कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, हमें कुछ चीजों पे काम करना पड़ेगा। उसमें से एक है कलेक्टिवाइजेशन, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ठीक है, और उसके साथ साथ इंश्योरेंस या रिस्क मिटिगेशन। जैसे एनसीडीएक्स का जो पुट ऑप्शन करके एक एनसीडीएक्स का एक ऑप्शन होता है जहां पे आप आपके कमोडिटी का प्राइस 3-4 मंथ्स पहले डिसाइड कर सकते हो। आज मैं स्विंग कर रहा हूं तो आज ही मुझे पता चलेगा पोर्टल पे, समझिए चना आज स्विंग करना है तो आज मुझे पता चलेगा कि 3 महीने बाद चने का रेट क्या रहेगा। मैं वो रेट बुक कर दूंगा आज जितना मेरा प्रोडक्शन होने वाला है स्विंग से पहले, तो मैंने रिस्क मिटिगेट कर लिया। ठीक है, अभी ऐसे कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर हो रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने उसमें से कुछ कमोडिटी बैन कर दी, हम समझ नहीं पा रहे कि क्यों बैन कर दी। गवर्नमेंट कह रहा है कि ट्रेडर्स खेल रहे थे। अरे भैया ट्रेडर्स खेल रहे थे, लेकिन किसानों को एक तो जरिया था, ट्रेडर्स तो सालों से खेल ही रहे अलग अलग माध्यम से, अभी भी खेल रहे हैं। हाँ, क्रॉप इंश्योरेंस हमें काम करना पड़ेगा युवाओं को मिलकर क्रॉप इंश्योरेंस पे,
लाइफ इंश्योरेंस देखो, कुछ साल पहले आप हिस्ट्री पढ़ो, लाइफ इंश्योरेंस जब शुरू हुआ ये ऐसे ही हॉचपॉच था। अभी लाइफ इंश्योरेंस तो इतना स्मूथ हो गया है कि सारे लोग अपने आप लेने लगे हैं, एटलीस्ट एजुकेटेड पीपल। हेल्थ इंश्योरेंस लेने लगे हैं, क्रॉप इंश्योरेंस अभी भी नहीं ले रहे। और फूड ज्यादा जितना वैल्यूएबल होगा उतना इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंट बढ़ेगा शायद आगे वाले समय। ऑब्वियसली, और रेट भी कम होंगे। अभी So, सही है। question, yeah, tell me. ना, अभी एक ब्रिंजल भी कर रहा था ना अमेज़न के हाँ, रिलायंस का जो है। क्या वो ना होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बिजनेस मोनोपोली के डायरेक्शन चल रहा है क्या? आपका ई-कॉमर्स का ई-कॉमर्स डोमिनेशन। हाँ, ई कॉमर्स का अभी वो जो मॉडल है कितना सक्सेसफुल होगा पता नहीं। अभी तो रिसेंटली शुरू किया है उन्होंने, एंड दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ फंड्स, सो कुछ दिन तो वो चलाएंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हाउ अफोर्डेबल एंड प्रॉफिटेबल इट इज फॉर देम। लेकिन अभी ये जो मतलब ट्रेड है, ये ग्लोबल ट्रेड, तो नो वन कैन प्रिवेंट। तो हमें वो सारी चीजें ध्यान में रखते ही अपने किसानों को आगे ले जाने के लिए काम करना पड़ेगा, वैसे सिस्टम्स बिल्ड करनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं करना है कि ट्रेडर्स को हम 100% रिप्लेस करेंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि उनके पास जो एक्सपर्टीज है, अभी हम एंटरप्राइजेस से सोशल एंटरप्राइजेस की बात करेंगे तो ये होगा, एंटरप्राइज मोड में ही काम करना पड़ेगा, लेकिन वो एंटरप्राइजेस का कल्चर सोशल होना चाहिए, जो विन-विन सिचुएशन है। गांव का युवा जो है गांव में रह के खेती करना चाहता है, लेकिन नौकरी में जाने को तैयार नहीं, ये भी बात है, लेकिन उसको जानकारी सही मिलती नहीं। हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम। That's an issue. Yeah, I agree. So the difference, मुझे एक चीज देखना है. I am again relating the whole presentation in the rural context. Even though we have heard you कि IIM IIT से pass out students मस्त agritech बनवतात आणि they are somewhere getting pulled by the agriculture to go from the urban to the rural part. But the main challenge here is about the rural youth. शेती या विषयाबाबत जे नॉलेज आहे हे नॉलेज ग्रामीण भागात आहेच नाही. एक्सपिरियन्स बेस्ड लर्निंग काय होते, बाबा मी पस्तावून राहिलो शेती करून, तू चांगला शिक, मोठं हो, नोकरी कर. हा पस्तावत काय, अगेन बिकॉज द बेसिक्स ऑफ ऍग्रिकल्चर सायन्स इज नॉट नोन. लाईक आपण मल्टीक्रॉपिंग करायचो, हे सोयाबीनच्या पिकामुळे जे मोनोक्रॉपिंग आली आहे त्याच्यासारखं नाश शेतीचा कधीच नाही पाहायला कोणी शेतकऱ्यांनी. म्हणजे इथे देयर वॉज अ लॅक ऑफ अवेअरनेस फॉर द फादर in a sense, and now since the agriculture is not economically rewarding, what I am telling to my young one is कि अरे go study well and go do some good job, white collar job. So this is the real challenge which we might have to address upon. Probably we can introduce farming or the basics of agriculture science right from the school, right from the standard 1. We can do that, we can try that. Don't know. एक वैलिड पॉइंट है, तो इसमें दो है कि फ्रॉम स्कूल जो बोल रहे हैं, तो ये एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी में भी है, इन्वायरमेंट में है, साइंस में भी, तो उसको सेपरेट एज एग्रीकल्चर उसको स्टार्ट करना पड़ेगा. और जो ये बोल रहे हैं कि मतलब पुराने तरीके से, पर एक्चुअली क्या है कि हर कोई, हम किसी को बोल नहीं पा रहे कि आप 20 लाख का पैकेज क्यों ले रहे हो, आप सस्टेनेबल 10 लाख का ले लो, सस्टेनेबल ले. ऐसे एक्चुअली हर किसी का ग्रेड है. मैं बोल रहा हूँ मुझे सोयाबीन से पैसा आ रहा है, मुझे मतलब गन्ने से पैसा आ रहा है, तो मैं ये क्रॉपिंग मतलब चेंज क्रॉपिंग में क्यों जाऊँ. तो ये इश्यू है, तो उसके ऊपर ऐसे बोल रहे थे, यूथ के ऊपर बेसिक माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा कि सस्टेनेबिलिटी क्या है. अगर हमें सस्टेनेबिलिटी समझ नहीं आ रही है तो उनको वो कैसे समझ पाएंगे कि 5-6 साल बाद एग्रीकल्चर पूरा उसका जमीन का खराब होने वाला है, तो हमें उस पर सस्टेनेबिलिटी को काम करना पड़ेगा. तो मुझे लगता है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा. Thank you very much Anil bhai, and such a stimulating discussion. And मुझे लगता है technology is one of the option to attract youth and make it rewarding as well as also individually. एक फाइनल स्टेटमेंट देना चाहूंगा. मैंने जब गांव में करियर शुरू किया तो मैं यूथ था, उस एज में था जो अभी डिफाइन हो रहा है, ठीक है. आपने शुरू किया मुझे पता नहीं. अगर हमने ये सोचा है और हमारे पेरेंट ने हमें अलाउ किया है, तो लेट्स होप ये नंबर मल्टीप्लाई होगा. आप हो, कोई भी हो, आप में से कोई भी यूथ हो अगर एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है, तो लेट्स होप ये नंबर मल्टीप्लाई होगा और लाखों करोड़ों युवा एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करेंगे और एक अच्छा भारत, एक स्वर्णिम भारत हमें फिर से देखने के लिए मिलेगा. थैंक यू.